हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कोस्टिंग के एक नए रिवीजन लेक्चर में। आज हम मटेरियल कोस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास तक हमने कोस्ट शीट बनाना सीखा था। कोस्ट शीट के अंदर हमने देखा कि हमारे यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर तथा डायरेक्ट एक्सपेंसेस को बोला जाता है प्राइम कॉस्ट। उसके बाद में हम हमारे यहाँ पर ओवरहेड जोड़ते हैं और हमारे यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकल आती है, जिसमें मार्कअप या मार्जिन जोड़कर हम आगे की बातों को देखते हैं। आज हम जो स्पेसिफिक चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये एरिया है, डायरेक्ट मटेरियल वाला। ठीक है जी। उसके बाद बात आएगी डायरेक्ट लेबर की और उसके बाद में बात आएगी ओवरहेड वगैरह के चैप्टर की। तो आज हमारा फोकस एरिया है डायरेक्ट मटेरियल। चलिए जी शुरू करते हैं। आपके पास में ये चार्ट है, मैंने क्लास में इसको अच्छे से समझाया था, फिर भी एक बार देख लीजिए। माफ़ करना, मैं इस पेज को सीधा नहीं कर पाऊँगा, तो आपके पास में नोट्स तो हैं ही, आप उसे देखते चलना। देखिए जी, सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यानी वो यहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं। ये लोग क्या कहते हैं, स्टोर डिपार्टमेंट को बोलते हैं भाई हमें साल भर के अंदर जितना भी सामान बनाना है, और सामान कैसे बनाना होता है वो आप याद कीजिए, हम बजट कोस्टिंग में सीखेंगे। ठीक है। तो फिलहाल सपोज़ इन्हें 10,000 यूनिट बनानी है किसी सामान की, तो उस सामान को बनाने के लिए जो कच्चा माल लगेगा वो कौन उपलब्ध करवाएगा? स्टोर डिपार्टमेंट। तो ये बताते किसके ज़रिए हैं कि हमें क्या चाहिए, बिल ऑफ मटेरियल चाहिए। इसमें ये बताया जाता है कि हमें कितना सामान चाहिए होगा साल भर का, या जो बजट का पीरियड है उस दौरान। ठीक है जी। अब स्टोर डिपार्टमेंट ये चेक करता है कि मेरे पास में 10,000 यूनिट्स बनाने लायक सामान है या नहीं है। यदि है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं है तो वो क्या कहता है, परचेज डिपार्टमेंट वाले को एक चिट्ठी लिखता है जिसे हम बोलते हैं परचेज रिक्विजिशन नोट। वो कहता है कि भाई देख, तुझे 8,000 यूनिट के लायक सामान मार्केट से खरीदना है। और ठीक है जी, और ये ऐसा किस में बोला जाता है, परचेज रिक्विजिशन नोट में। फिर ये लोग क्या करते हैं, परचेज डिपार्टमेंट वाले, ये लोग कहते हैं ठीक है जी, हम आपके लिए 8,000 यूनिट का सामान खरीद देंगे। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, अपनी टीम भेजते हैं और अलग अलग सप्लायर से कोटेशन लेते हैं। जो हमें सबसे सस्ता और सबसे अच्छा सामान देता है हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। तो आगे होता क्या है, हमें जो बेस्ट कोटेशन मिलती है हम उसे क्या दे देते हैं, परचेज ऑर्डर दे देते हैं। परचेज ऑर्डर होने के बाद में सप्लायर सीधा क्या करता है, स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर सामान भिजवा देता है। वो उसे चेक करते हैं और सब कुछ ओके होने पर ये लोग क्या करते हैं, स्टोर डिपार्टमेंट वाले परचेज डिपार्टमेंट को एक चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि भाई हमें सब कुछ सामान मिल गया है, सब कुछ अच्छे से है, आपके एक काम कीजिए, आप सप्लायर को उसकी पेमेंट दे दीजिए। ठीक है जी। क्लास में तो हमने इसके और भी डिटेल में जाना था, आपने लिखा भी होगा। ठीक है जी। अब हुआ क्या कि इनके पास में 8,000 यूनिट का सामान आ गया, प्लस 2,000 यूनिट का सपोज इनके पास में पहले से पड़ा था। ठीक है जी। ये क्या है, अभी मंगाया, और ये 2,000 पहले से पड़ा था। मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यदि आपने पहले भी ऐसा कोई एग्जांपल लिख रखा है तो आप उससे लिंक कर लेना, और यदि नहीं लिखा है तो अब लिख लो। ठीक है जी। तो ये इन्हें कहते हैं कि सर आपके लिए जो 10,000 यूनिट का आपने सामान बोला है वो हमारे पास आ गया है, आपको जब भी चाहिए होगा आप हमसे ले सकते हैं। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल प्रोसेस था। अभी तक हुआ क्या है, 10,000 यूनिट का सामान आ गया है। ठीक है जी। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जैसे जैसे काम करना होगा वैसे वैसे वो कच्चा माल मंगवाता रहेगा। तो अगला स्टेप यही है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जैसे जैसे सामान की ज़रूरत पड़ती रहती है वो स्टोर डिपार्टमेंट से मंगवाता रहता है। मंगवाने के लिए क्या निकला जाता है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, कि भाई आप हमें 200 यूनिट, 400 यूनिट, जितनी भी यूनिट का कच्चा माल चाहिए आप हमें दे दीजिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कच्चा माल जो मंगवाया जाता है वो लगता नहीं है, तो ये जो सामान है ये वापस भी किया जाता है या तो स्टोर डिपार्टमेंट को, या हो सकता है कंपनी में एक दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो जहाँ पर ये सामान लगना हो, तो ये लोग वहाँ पर भी इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ऐसी चीज़ को हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं, मटेरियल रिटर्न नोट या मटेरियल ट्रांसफ़र नोट।
आप समझ ही रहे हैं मटेरियल रिटर्न नोट कहाँ दिया जाएगा, यदि कच्चा सामान स्टोर में वापस चला गया तो, और यदि किसी और दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हमने सामान दिया तो वो चला जाएगा मटेरियल ट्रांसफ़र नोट के थ्रू। ठीक है जी, ये मटेरियल का एक छोटा सा पॉइंट था। मुद्दा ये है कि डायरेक्ट मटेरियल आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ जो कॉस्ट आई वो आई 10,000 यूनिट। ठीक है जी, और कॉस्ट शीट क्या निकालती है, कॉस्ट पर यूनिट निकालती है। एग्जांपल समझिएगा, फॉर एग्जांपल एक यूनिट को बनाने में हमारा डायरेक्ट मटेरियल लगता है 10,000 रुपये, लेबर लगती है 5,000 रुपये, एक्सपेंस लगते हैं 5,000 रुपये, टोटल हमारे यहाँ पर लगा 20,000 रुपये। और सपोज हमने 2,000 रुपये के ओवरहेड को क्या किया, रिकवरी रेट के थ्रू एलोकेट किया या डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हमें कॉस्ट पड़ती है 22,000 रुपये की। हमने लास्ट लेक्चर में ऐसी ऐसी बातें देखी। हमारा मटेरियल को पढ़ने का उद्देश्य ये है कि ये जो 10,000 रुपये एक यूनिट पे कच्चा माल लग रहा है, इसकी कॉस्टिंग कैसे निकाली, मतलब कैसे पढ़ा कि ये 10,000 रुपये ही है। ठीक है सर, कहना क्या चाहते हैं, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक तो है फैक्ट्री, ठीक है जी, और एक है सप्लायर। हम सप्लायर से जब रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो सपोज उसका रेट है 10 रुपये पर यूनिट, तो वो सप्लायर की दुकान पे 10 रुपये है, हमारे यहाँ पर आते आते उसके अंदर इंश्योरेंस भी जुड़ जाता है ट्रांजिट वाला, उसके अंदर फ्रीट भी जुड़ जाता है, मतलब सामान को उठा के लाने के खर्चे, इसके अलावा और भी बहुत से खर्चे लगते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, प्लस जीएसटी भी लग जाता है। ठीक है जी, यानी जो चीज़ यहाँ पर 10 रुपये की होती है वो यहाँ पर 10 की नहीं होती, 10 प्लस समथिंग हो जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें कस्टमर से हमारी जो कॉस्ट रिकवर करनी है वो रिकवर नहीं करनी जो हमने सप्लायर को दी, हम तो टोटल जो खर्चा हमारी जेब से लगा वो रिकवर करेंगे। इसीलिए मटेरियल कॉस्ट की स्टडी हम अलग से करते हैं। ठीक है जी, तो आप देखिएगा पूरा चार्ट सिर्फ यही बताता है कि सप्लायर के ऑफिस से, यानी इस एरिया से इस एरिया तक बीच में कितने लोग हैं, स्टोर डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सॉरी परचेज डिपार्टमेंट है, तो इनके यहाँ जो कार्रवाई होगी उसका भी जो कॉस्ट लगती है, यहाँ लोग बैठे होंगे उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन लगेगा, चाय पानी का खर्चा लगेगा, आप समझ रहे हैं। तो वो सब चीज़ें भी हम क्या करेंगे, मटेरियल की कॉस्ट में जोड़ के चलेंगे, ताकि हम क्या कर सकें, एक अच्छे से कॉस्ट निकाल सकें जिसमें सारा खर्चा इंक्लूड कर रखा हो। ठीक है जी, देखिएगा जी अब होगा क्या, हमने पूरे चैप्टर की डिस्कशन को इन डिपार्टमेंट वाइज से बांट रखा है। उद्देश्य वही होगा कि भाई खर्चा सामने वाले से रिकवर करना है, अपनी जेब से कुछ नहीं भुगतना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले क्या सोच के, इन्होंने बोला ना कि 10,000 यूनिट बनाएंगे हम, तो ये कैसे बोला। ठीक है, बिल्कुल आसान आसान चीज़ें हैं, कुछ है नहीं चैप्टर में ज़्यादा, पर एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हमें क्या पढ़ना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। पहली जो चीज़ पढ़नी है वो पढ़नी है इनपुट आउटपुट रेशियो, और जो दूसरी चीज़ पढ़नी है वो पढ़नी है मटेरियल टर्नओवर रेशियो। ठीक है जी, तो हम शुरुआत करते हैं हमारे यहाँ पर इनपुट आउटपुट रेशियो। ठीक है जी, इनपुट आउटपुट रेशियो क्या मतलब है कि मशीन लगी हुई है हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, यहाँ से रॉ मटेरियल मशीन में जाएगा, प्रोसेसिंग होगी और फिनिश गुड्स निकल कर आएगा। तो ऐसा होगा कि रॉ मटेरियल डाला होगा 100 kg, तो फिनिश गुड्स 100 kg नहीं आएगा, सपोज वो आया 80 kg, यानी बीच में थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग का लॉस लगता है। ठीक है, ये तो आप सभी जानते ही हैं, मैंने एग्जांपल लिया था क्लास में, याद कीजिए, मैंने गाजर के हलवे का एग्जांपल लिया था और आप सब ने काफ़ी मज़ा किया था उस दिन। तो उस एग्जांपल को थोड़ा सा याद करके फनी टाइप में पढ़ना। ठीक है, तो ये यही कहना चाह रहा है इनपुट आउटपुट रेशियो मतलब क्या है कि कितना रॉ मटेरियल लगाएं और कितना फिनिश गुड्स बनेगा। तो फॉर्मूला क्या है, इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट। सपोज 500 किलोग्राम हमने इनपुट दिया और यदि हमें 400 किलोग्राम ही मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे, एक 125% हमारा आंसर निकल कर आया। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई आपसे कहे कि आपको 100 kg सामान बनाना है, तो आपको 100 kg सामान नहीं मंगाना, उससे ज़्यादा मंगाना है,
सिंपल सी बात ये है, 125% का मतलब क्या है कि आपको 25% एक्स्ट्रा कच्चा माल मंगाना पड़ेगा, क्योंकि 125 डालेंगे तब जाकर कितना निकल कर आएगा 100%। ठीक है जी। तो यही इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर ये जो 25% है, 125% में ये मैन्युफैक्चरिंग का लॉस है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले इतनी बात को ही समझते हैं। ये बताइए, मान लीजिए ये रॉ मटेरियल 100 रुपये है, ठीक है, 100 किलो नहीं है, 100 रुपये है, और जो फिनिश गुड्स है वो कितने का बिकेगा, 80 रुपये का। समझ रहे हैं, यानी जो कच्चा माल इसके अंदर दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 80 रुपये। ये बताइए जो 20 रुपये का प्रोसेसिंग लॉस लगा वो कौन भुगतेगा, इसके बारे में हमें जानना है। क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि हम तो कितने रुपए का सामान डाल रहे हैं, 100 रुपये का, लेकिन जो सामान तैयार होकर आ रहा है उसमें कितना माल दिख रहा है, 80 रुपये। अब कस्टमर क्या कहेगा कि सर मैं तो आपको 80 रुपये ही दूंगा क्योंकि इसके अंदर 80 रुपये का कच्चा माल लगा हुआ है। और हम क्या कहेंगे कि देख भाई 80 रुपये का सामान तो इसमें लगा हुआ है, लेकिन मैंने कितना लगाया था, 100 रुपये का, 20 रुपये का नुकसान होना ही था, क्योंकि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में जब भी बदला जाता है तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ लॉस होता ही है। ठीक है जी, यानी कस्टमर नुकसान को बियर नहीं करना चाहेगा और हम नुकसान को उसे देना चाहेंगे। तो इसी से आगे की डिस्कशन देखते हैं। देखना, 500 में से 400 किलो ही निकला था, यानी 100 किलो का नुकसान हुआ था। तो उस 100 किलो का होगा क्या, यानी हम भुगतेंगे या कस्टमर भुगतेगा, वो बाद की बातें हैं। पहले देखते हैं कि उस 100 किलो का हुआ क्या। ठीक है, एग्जाम्पल में यहीं कंटिन्यू करता हूँ। कितना डाला, 500 kg, निकला कितना, 400 kg। तो इन्होंने कहा जो ये 100 kg का नुकसान हुआ है, क्या ये आपको दिखाई दे रहा है। क्या मतलब जी, मतलब ये कि सपोज हमने 500 kg मिल्क डाला, दूध डाला, और हमने जब उसे गर्म किया तो 400 किलो निकला। हमने कहा जो 100 किलो गायब हो गया, यानी जो नुकसान हो गया, क्या आप उसे देख पा रहे हैं। हमने कहा इनविजिबल लॉस, सर उसमें से 10 किलो तो हवा में उड़ गया, यानी जब भी हम दूध गर्म करते हैं तो कुछ ना कुछ भाप बन के उड़ जाता है। हम कहेंगे जी 10 किलो तो बेकार है, फिर वेस्ट। किससे लेंगे वो मुद्दा नहीं है, पहले सिर्फ ये देख रहे हैं कि उस लॉस को बोलते क्या हैं। ठीक है जी, ये मटेरियल लॉस का मतलब क्या है, प्रोसेसिंग लॉस। ठीक है, उस प्रोसेसिंग लॉस का क्या करना है वो बाद में देखेंगे। प्रोसेसिंग लॉस कितने टाइप का होता है वो फिलहाल देख रहे हैं। ठीक है जी, तो हमने कहा 10 किलो तो नहीं मिला, बाकी जो 90 किलो है वो हमने दूध डाला था तो थोड़ा बहुत जला हुआ था, तो साइड वाइड में चिपका था बर्तन के, हमने उसे देखा। हमने देखा कि 90 किलो का जो सामान है, यानी जो मटेरियल था, वो साइड वाइड में कहीं लगा हुआ है। आप टाइम टू टाइम एग्जांपल चेंज करूंगा मैं, मिल्क की जगह कभी लकड़ी डालूंगा, कभी मेटल डालूंगा, क्योंकि आपको पता ही है कि हर जगह एक चीज़ काम नहीं करती। तो हमने कहा जो 90 किलो का सामान है वो दिख रहा है। हमने कहा ठीक है, बर्तन खुरच के निकालो भाई। तो खुरचने बैठे तो खुरच के जो निकला वो निकला 88 किलो। हमने कहा तुम तो कह रहे थे 90 किलो का सामान दिख रहा है, खुरच के बैठे हो तुम 88 किलोग्राम का, तो 2 किलोग्राम कहाँ गया, हाथ में नहीं आया। एक बात बताओ, जो दिखा नहीं या जो हाथ में आया नहीं, बात सेम ही है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया है, वेस्ट रख दिया है। ठीक है जी, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं, क्योंकि दूध में इससे ज़्यादा आगे मैं बता नहीं पाऊँगा। ऐसे मान के चलो लकड़ी था ये, ठीक है, तो लकड़ी का जो बुरादा बना रहे थे वो क्या कर रहे थे, फर्नीचर बना रहे थे। ये बुरादा है या लकड़ी के छोटे मोटे बॉक्सेस हैं। हमने कहा जो हाथ में नहीं आया वो तो वेस्ट है, और जो दिख रहा है फिर भी हाथ में नहीं आ रहा है वो भी वेस्ट है। ठीक है, इसे लिख लेते हैं बुरादा। ओके, हमने कहा 88 किलोग्राम हमारे हाथ में आया है, उसमें क्या है, लकड़ी के टुकड़े हैं, प्लस बुरादा है। हमने कहा लकड़ी के जो टुकड़े हैं वो या तो यूज़ होंगे, और फॉर एग्जांपल बुरादा जो है वो हमारे यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। तो यूज़ होना या ना होने पर आगे की क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है।
हमने कहा जो चीज़ यूज़ नहीं होती या तो उसे बेच दो, बिक सकता है तो बिक सकता है तो स्क्रैप कहेंगे, और जो नहीं बिक सकता उसे हम क्या कहेंगे, बेकार है जी, उठा के रोड पे फेंक दो। तो ये तीनों चीज़ें सेम हैं, ठीक है जी। अब जो यूज़ है, यानी जो लकड़ी के टुकड़े बचे हैं, क्या हम उसे सुधार सकते हैं? यदि हम सुधार सकते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पॉइलेज, और जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता उन्हें हम क्या बोलेंगे, डिफेक्टिव। अभी तक यहाँ सिर्फ क्लासिफिकेशन हो रहा है, लॉस बियर करने की बातें नहीं आई हैं, ठीक है जी। देखिए आगे थोड़ा सा और समझाया है स्पॉइलेज और डिफेक्टिव क्या है। अब सीधी सीधी बात करते हैं मटेरियल लॉस के बारे में, कि मटेरियल लॉस यानी वो जो 500 रुपये का सामान था जिसमें से 400 किलोग्राम आया था, जो 100 किलोग्राम का लॉस था, इसे कौन बियर करेगा? तो हम कहते हैं कि लॉस है वो दो टाइप का होता है, एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस, ठीक है जी। नॉर्मल लॉस क्या होता है, इंसिडेंटल टू प्रोडक्शन, यानी काम करेंगे तो ये प्रोडक्शन में लॉस होना ही था। इसे प्री डिटरमाइन किया जाता है, क्योंकि हमें भी पता होता है कि घर के अंदर जैसे कोई दूध उबालता है तो मम्मी को भी पता है कि 1 लीटर दूध उबालेंगे तो जनरली 950 या 900 ग्राम दूध बचेगा, भाई 100 ग्राम दूध उड़ जाएगा, यानी इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, मतलब प्रोसेस में जाएगा तो इतना नुकसान तो लगेगा ही जी, ठीक है। जबकि एबनॉर्मल लॉस क्या है, ड्यू टू इनएफिशिएंसी है, दूध के ऊपर ध्यान नहीं था तो दूध निकल के चला गया बर्तन से, घूमने नहीं गया, गिर गया, और इसे हम कंट्रोल कर सकते थे। याद करो ये गाजर के हलवे वाले में एग्जांपल में मैंने कहा था कि गाय हमारा सारा गाजर का हलवा खा गई। तो मुझे एक बात बताओ, जो गाजर का हलवा है, जो दूध मम्मी की वजह से गिरा, वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी कि ग्राहक से पैसे नहीं मिलेंगे। और आप ध्यान कीजिए, एबनॉर्मल लॉस को हम कॉस्ट शीट में लेते भी नहीं थे, हम कहते थे हटा लो भाई कॉस्ट शीट से। मेरे हिसाब से आप समझ ही गए होंगे, एबनॉर्मल लॉस हमारी गलती की वजह से हुआ है, इसीलिए कॉस्ट शीट में नहीं आया, क्योंकि कॉस्ट शीट में वही चीज़ें आती हैं जो ग्राहक से लेनी होती है, ठीक है जी। तो एबनॉर्मल लॉस के सामने लिखें कॉस्ट शीट, लिख कर काट दें, इसका मतलब क्या है, कॉस्ट शीट में नहीं आएगा, और यहाँ लिख लें पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, और ये कॉस्ट शीट में आ जाता है। मुझे एक बात बताओ, इसे पार्ट बनाना हो तो क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? कुछ मत करो जी, कॉस्ट जुड़ी हुई है, आप माइनस करोगे तो कॉस्ट शीट से हट जाएगा। आप चाहते हैं कि कॉस्ट शीट में ही ये पड़ा रहे, तो हम क्या कहते हैं, कॉस्ट शीट में इसे रखने के लिए हम क्या कहते हैं, नो ट्रीटमेंट, ठीक है जी। तो नॉर्मल लॉस के अंदर हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, हम कहते हैं कॉस्ट डली हुई है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो एक छोटा सा एग्जांपल था, एग्जांपल ये था कि हमने 180 किलो सामान निकाला, आया 150 किलो, तो हमने कहा टोटल मटेरियल था 180, जबकि आया कितना, 150। तो ये बताओ प्रोसेसिंग में लॉस कितने का लगा, 30 का। हम कह रहे हैं नॉर्मल लॉस था 10%, तो यानी 180 का 10% 18 चले जाना था, और 162 हमारे पास में बचना ही चाहिए था, लेकिन बचा कितना है, 150। तो हम कहेंगे कि 12 का जो नुकसान है वो हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लो कॉस्ट शीट से, और इस चीज़ को क्या कर दो, इग्नोर कर दो। तो इस तरह से होगा क्या, कॉस्ट शीट के अंदर नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट उठाया जाएगा, ठीक है जी। अगला कॉन्सेप्ट है मेटेरियल टर्नओवर रेशियो का। इसका कॉस्ट शीट से कोई संबंध नहीं है, ये बस एक अकाउंटिंग टर्म है एनालिसिस के लिए, इसका कॉस्ट शीट पर कोई इफेक्ट नहीं है। मेटेरियल टर्नओवर रेशियो क्या है, जस्ट एन एनालिसिस टूल है, ये जानने के लिए
कि कौन सा मटेरियल हमारे गोदाम में ज़्यादा दिन पड़ा रहता है या कौन सा मटेरियल हमारे गोदाम में फटाफट से निकल जाता है। ठीक है जी, तो देखिएगा मेटेरियल टर्नओवर रेशो क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय में एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और आप जानते ही हैं एवरेज स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय में 2। ठीक है, याद कीजिए मैंने क्लास में समझाया था टाइम वैल्यू कह रहा हूँ सॉरी, फ्लो ऑफ मनी एंड स्टॉक ऑफ मनी। ठीक है जी, एक टाइम स्केल एग्जांपल लेकर बताया था मैंने कहा था ये जो चीज़ है ये क्या है, फ्लो है, और ये क्या है, स्टॉक है। अब ये स्टॉक और फ्लो आपने इको में पढ़ा था, ये स्टॉक यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग की बात हो रखी है, फ्लो इसीलिए हम क्या करते हैं दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर लेते हैं। देखिएगा जी, हमने कहा हमने मटेरियल एक्स लगाया था साल भर में 10,000 रुपीज़ का, और मेटल वाई भी लगाया था 10,000 रुपीज़ का। ठीक है जी, लेकिन जो मेटल एक्स है वो ऑन एन एवरेज हमारे यहाँ पर रहता है 1,000 रुपये का, और मेटल एक्स वाई रहता है 2,500 रुपये का। तो इससे मेटल टर्नओवर का रेशो निकल कर आया 10 और मेटल वाई का निकल कर आया 4। अभी तक सर क्या समझ में आया? मैं कह रहा हूँ रुकिए, एक चीज़ और समझते हैं। हमने कहा नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज स्टॉक हेल्ड, आप इसे ये भी कह सकते थे लाइक डेटर कलेक्शन पीरियड होता था आपके +2 के अंदर, क्रेडिटर कलेक्शन पीरियड होता था। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि स्टॉक रियलाइजेशन पीरियड भी निकाला जा सकता है। ठीक है, पर ऐसी कोई टर्म है नहीं, मैं सिर्फ अपनी तरफ से बता रहा हूँ। हमने कहा 365 से को 10 से डिवाइड करो, ये निकल कर आया 36 दिन या 37 दिन कह सकते हैं। हमने कहा 336 को 4 से डिवाइड करो, ये निकल कर आया 91 डेज़ या 92 डेज़ कह लो। हम कहते हैं कि ये जो सामान है हमारे यहाँ पर 36 दिनों तक पड़ा रहता है। इसका मतलब क्या है, ये जल्दी जल्दी चला जाता है, यानी ये क्या है, फास्ट मूविंग। और हमारे यहाँ पर ये सामान 91 डेज तक पड़ा रहता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्लो मूविंग। ठीक बात है जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस की टेक्निक है कि कौन सा सामान ज़्यादा खरीद के रखें, कौन सा सामान कम खरीद के रखें। हमने कहा फास्ट मूविंग जो सामान है यदि आप वो ज़्यादा भी खरीद कर लेकर आओगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी लग जाएगा। लेकिन यदि आपने मटेरियल वाई ज़्यादा खरीद लिया तो ये तो गोदाम में पड़ा रहेगा ना, क्योंकि यूज़ होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को भी एनालाइज करते हैं। तो गाइज़ हमने अभी तक जो देखा वो ये देखा कि हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले क्या सोच के चलते हैं, जनरली स्टॉक टर्नओवर रेशियो का जो खेल है वो इतना रेलिवेंट नहीं है। जो रेलिवेंट था वो ये था कि हमारे यहाँ पर इनपुट आउटपुट रेशियो क्या काम आता है और नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस को कैसे हम क्वांटिफाई करते हैं। ठीक है जी, हम परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अब आगे। परचेज डिपार्टमेंट याद कीजिए हमारी तीसरी कड़ी है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने अभी तक क्या किया है, अपनी इनपुट आउटपुट रेशियो के हिसाब से बता दिया कि उन्हें 10,000 किलो का सामान चाहिए था, 10,000 यूनिट का। स्टोर डिपार्टमेंट वालों ने बता दिया कि भाई जाओ इतना सामान खरीद लाओ। अब ये क्या कर रहे हैं, परचेज डिपार्टमेंट वाले सामान खरीद कर लेकर आएंगे और यहीं से क्वेश्चन अच्छा बनता है एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन मैंने आपके मॉड्यूल से उठाया है। देखना जी सामान कैसे पड़ता है। याद कीजिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे यहाँ पर जो हमारी फैक्ट्री है और इस तरफ जो सप्लायर का ऑफिस है, यहाँ से यहाँ रॉ मटेरियल यदि 10 रुपये का है तो वो यहाँ पर आते आते 10 रुपये प्लस हो जाता है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन के अंदर बस यही बात समझेंगे हम। देखना जी, ए फैक्ट्री हैज़ रिसीव्ड वन कंसाइनमेंट कंटेनिंग मटेरियल एक्स एंड वाई, यानी हमारे पास में एक ट्रक आया जिसमें हमने मटेरियल एक्स तथा वाई मंगाया है और उसका बिल आया है हमारे यहाँ पर, जो ये इन्फॉर्मेशन देता है कि मटेरियल एक्स ट्रक में है 2000 टन, जो कि हमने 1 रुपये पर टन के हिसाब से ख़रीदा था। 2000 रुपये। मटेरियल वाई है वो 2400 टन है और 80 पैसे के हिसाब से हमने 1920 रुपये का ख़रीदा है। ठीक है जी, तो पहली बात तो ये मटेरियल एक्स की वैल्यू दुकान पे कितनी थी, 2000 रुपये, और वहाँ पर मेटल वाई की वैल्यू कितनी थी, 1920 रुपये। जाहिर सी बात है ये 2000 रुपये उसकी दुकान पे है, हमारे यहाँ पर आकर ये वैल्यू बढ़ने वाली है। ठीक है जी, हमने ट्रक में लोड करवाया, हमने कहा ठीक है भाई तेरे 3920 रुपये हैं, सामान भेज दे। तो उसने कहा ठीक है सर, लेकिन रास्ते में हमें कुछ इंश्योरेंस के पैसे देने पड़े,
कुछ फ्रीट के पैसे देने पड़े, और आजकल सेल्स टैक्स नहीं चलता, आजकल क्या चलता है, जीएसटी, और हमारे यहाँ पर जीएसटी भी लगा। ठीक है, बुक में एक चीज़ है कि जीएसटी का क्रेडिट मिलता है या नहीं मिलता है, ये आपको हमारी फैकल्टी दिनेश सर बताएंगे। यदि क्रेडिट मिलता होगा तो आप जानते हैं हम उसे कोस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखो कोस्ट का पार्ट क्या चीज़ बनती है, जो हमारी जेब से लगे। यदि हमने जीएसटी रिकवर कर लिया है यानी क्रेडिट ले लिया है, तो हम क्या करेंगे, उसे हमारी कोस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। ऐसा आपको दिनेश सर बताएंगे। फिलहाल मैं मान लेता हूँ कि हमारे यहाँ पर इसका हमें क्रेडिट या इनपुट नहीं मिला है, तो ये क्या होगा, कोस्ट का पार्ट बनेगा। ठीक है, अब बात ये है कि मेटेरियल एक्स तो था 2000 रुपये का, मेटेरियल वाई था 1920 रुपये का, जबकि इंश्योरेंस हुआ वो इकट्ठा हुआ, फ्रेट हुआ वो इकट्ठा हुआ, और जो टैक्स लगा वो भी इकट्ठा लगा। तो हम क्या करेंगे, हम इन खर्चों को क्या करेंगे, मेटेरियल एक्स और मेटेरियल वाई में डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने का कुछ बेस लेंगे। फिलहाल हमारे यहाँ पर दो ही बेस हैं, या तो है परचेज़ की कॉस्ट 2000 रुपये या 1920 रुपये, या हमारे पास में है क्वांटिटी। जब क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर बहुत सारे बेस दे रखे होते हैं, जैसा हमने ओवरहेड के चैप्टर में देखा था कि खर्चे बांटने के बहुत सारे बेस होते हैं। फिलहाल सिर्फ दो ही बेस हैं, एक तो है क्वांटिटी, दूसरा है वैल्यू। तो जो इंश्योरेंस है वो क्वांटिटी पे नहीं लगता, वो किस पर लगता है, वैल्यू के बेस पर, जबकि फ्रीट हमारे यहाँ पर क्वांटिटी और वैल्यू दोनों के बेस पर हो सकता है, और जो जीएसटी होता है वो हमेशा वैल्यू के बेस पर ही लगता है। ठीक है जी, आप कोई भी एजम्पशन लगा सकते हैं, बस आपको एजम्पशन लिखनी पड़ेगी। तो यही हमने बताया है कि जो इंश्योरेंस है वो हमने वैल्यू ऑफ मेटल के रूप में बांटा है, सेल्स टैक्स को भी वैल्यू ऑफ मेटल के में बांटा है, जबकि फ्रीट को नंबर ऑफ टन के में बांटा है। आप चाहें तो इसे वैल्यू में भी बांट सकते हैं, बस आपको अपनी एजम्पशन बतानी पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, पहले बांटते हैं। हम 19,196 रुपये यानी कि इंश्योरेंस को बांट रहे हैं। तो ये वैल्यू निकल कर आई है 100 रुपये, और ये निकल कर आई है हमारे यहाँ पर 96। पहले हम जीएसटी बांट लेते हैं। सेल्स टैक्स निकल कर आया है जी मेटेरियल एक्स का 200 रुपये, ये निकल कर आया है 192 रुपये, और हमने जितना जितना सामान मंगाया था वो था 2000 और 2400। तो अगला रेशियो क्या हो गया है, 2000 और 2400। एक मिनट, तो ये हमारे यहाँ पर हुआ 100 और 120। ठीक है जी, टोटल निकाल लेते हैं। देखिए जी, उसकी दुकान से चला था 2000 रुपये का, जबकि हमारी फैक्ट्री पे आते आते कितने का हो गया है, 2400 रुपये का, 2328 रुपये का। अब देखिए होगा क्या, यदि कोई नुकसान होगा ही नहीं, फिर तो हम कितने रुपए मांगेंगे कस्टमर से, 2400 रुपये इसके, 2328 रुपये इसके। लेकिन बीच में हो सकता है ना नॉर्मल या एबनॉर्मल लॉस आए, तो बताइए नॉर्मल लॉस हमें कस्टमर से चार्ज करना है, एबनॉर्मल लॉस हमें कस्टमर से चार्ज नहीं करना। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमने कहा ड्यू टू मिस हैंडलिंग फ्रॉम इन फैक्ट्री लॉस ऑफ मटेरियल एक्स 40 एंड मटेरियल वाई 24। तो हम कहते हैं कि हमारे पास वैसे तो आया था 2000 टन और 2400, लेकिन 40 इसके टूट गए हैं और 24 इसके टूट गए हैं। तो ये हमारे पास में आया 1960 रुपये और 2400, ये हमारे पास में आया है 2376। सॉरी, अब आप कहोगे सर मिस हैंडलिंग तो एबनॉर्मल है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन ये नॉर्मल की बात कर रहा है। मतलब नॉर्मल यानी कि भाई कभी कभी होता क्या है कि
हमें भी पता होता है कि चाहे कोई कितना भी ध्यान से काम कर ले, थोड़ा बहुत छोटा मोटा नुकसान तो होता ही है, ठीक है। फिर भी आप एजम्पशन लेके कुछ भी मान सकते हैं। आप यदि इसे एबनॉर्मल कंसीडर करेंगे तो यहाँ ये नहीं आएगा, लेकिन जनरली हम कहते हैं कि छोटा मोटा मिस हैंडलिंग, यानी एक दो चीज़ें तो टूट ही जाती हैं लाने ले जाने में, ठीक है जी। तो हमने कहा 1960 आया है मटेरियल एक्स और 2376 आया है हमारे पास में ये। तो हमने कहा कितने रुपए की कॉस्ट हमें पड़ी, तो ये हमें रफली पड़ रहा है 1.23। राउंड फिगर कर दिया मैंने इसे, ठीक है। यानी सामने वाले की दुकान से 1 रुपये की चीज़ चली थी, हमारे पास आते आते कितने की हो गई है, 1 रुपये 23 पैसे की। वहाँ से चली थी 80 पैसे की, हमारे पास आते आते हो गई है 98 पैसे की। अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में देखना, कह रहे वो तो ठीक है, लेकिन मार्केट में कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं या फिर कुछ कुछ सामान पड़ा पड़ा भी ख़राब हो जाता है। इन्होंने कहा कंप्यूट द प्राइस ऑफ मटेरियल पर टन इफ़ देयर इज़ 20% रिस्क ऑफ ऑब्सिलेंस ऑफ इशूइंग ऑफ मटेरियल। ये कह रहे हैं गोदाम में पड़े पड़े भी ना कभी कभी सामान ख़राब हो जाता है। तो एक बात बताओ यार, जो गोदाम में पड़े पड़े सामान ख़राब हो जाता है वो हमारी गलती थोड़ी ना है सर, तो क्या वो कस्टमर की गलती है? वो कस्टमर की गलती भी नहीं है, लेकिन वो एक नेचुरल चीज़ है कि हाँ गोदाम में रखेंगे तो यार थोड़ा बहुत चीज़ें तो ख़राब होगी ही। तो हम क्या कहते हैं, ये 1 रुपये 23 पैसे या 98 पैसे में आपके काम कीजिए, आप 20% जोड़ लीजिए, तो जो फाइनल प्राइस निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 1.18 इस केस में। $1.48 इस केस में। आप समझ रहे हैं? यानी हम जब भी कस्टमर को रेट देंगे, हम क्या कहेंगे, भाई आपको कितना सामान लगाना है तो हम इस रेट पर चार्ज करेंगे। हाँ कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ तो हम माइनस कर लेंगे, लेकिन हम जनरली कितने रुपए लेंगे सामने वाले से, 1.48। अभी तक सब की सब चीज़ें नॉर्मल ही कंसिडर की गई हैं। एक बार चैप्टर के पीछे आते हैं थोड़ा सा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए जी, हमने 100 किलो मंगाया था, उस केस में अभी जो एग्जांपल पड़ा उसमें कितना आया है, 2000 और 2400। अब हम 2000 किलो डालेंगे, लेकिन हमने पहले ही क्या कर लिया है, 2000 के अंदर थोड़ा बहुत प्राइस को एडजस्ट कर लिया है। अब जो नॉर्मल लॉस आएगा उसकी वर्किंग अलग से होगी। अभी तक तो ये वो सामान था जो फैक्ट्री में आया। क्या आप मेरी बात समझ गए? इन केस एनी डाउट आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, हमने परचेज ऑफ मटेरियल का कॉन्सेप्ट देखा, यानी सिर्फ एक सिंपल सी बात मैंने अभी आपको समझाई है, वो ये कि जो चीज़ सप्लायर की दुकान से चलती है वो फैक्ट्री में आते आते महंगी हो जाती है। हम सारी कॉस्ट जोड़ के और सारे एबनॉर्मल फैक्टर को कंसीडर करके ही हमारे प्राइस को फाइनल वर्डिक्ट देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि नॉर्मल लॉस आगे फैक्ट्री में क्या लगेगा। ये फ़िलहाल सिर्फ कहाँ का प्राइस है, स्टोर का, यानी जो स्टोर वाला प्रोडक्शन को सामान देगा वो किस भाव पर देगा, अभी जो हमने भाव निकाला था वो। हाँ, नॉर्मल एबनॉर्मल का जो खेल है वो अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले बैठ के खेलते रहेंगे, ठीक है जी। एबनॉर्मल नुकसान होगा तो 1.48 या 1.18 के नाम से जितनी भी यूनिट बेकार जाएंगी वो हटा ली जाएंगी। नॉर्मल होगा तो कोई कंसीडर करेगा नहीं, जो लग रखी है वो लग रखी है कोस्ट शीट में, ठीक है जी। अगला कॉन्सेप्ट है EOQ कॉन्सेप्ट। याद कीजिए हम परचेस डिपार्टमेंट में हैं, उन्हें ऑर्डर मिला था कि आपको 10,000 यूनिट्स में से कितनी, 8000 यूनिट खरीदनी ही है। तो अब इनके पास में एक दिमाग में ये बात आ रही है कि यार ये जो 8000 यूनिट हैं ये सारी इकट्ठी खरीद लूँ या फिर लॉट वाइज सामान मंगवा लूँ थोड़ा थोड़ा करके। अब ये सब चीज़ें खरीदने के लिए हमें बहुत सी फैक्टर देखने पड़ते हैं कि भाई आपके पास में इकट्ठा खरीदने लायक पैसे हैं या नहीं हैं, आपके पास में इतनी जगह है या नहीं है।
समझ रहे हैं। अच्छा, इतना सारा सामान मार्केट से उठाएंगे तो मार्केट में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, तो बहुत सी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। तो कितना सामान मार्केट से उठाएं, इसका जवाब हमें क्या देता है, EOQ कॉन्सेप्ट देता है। हम फॉर्मूले के डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, हम सीधी सी बात करेंगे कि EOQ कैसे निकालते हैं। 2AO, यहाँ A का मतलब क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट, आपको कितना सामान चाहिए, जो कि हमारे केस में था 10,000 रुपीज़। O मतलब ऑर्डर करने की कॉस्ट कितनी लगती है। सर ऑर्डर करने की कॉस्ट मतलब क्या, वो जो परचेस डिपार्टमेंट वाले करते हैं ना, कोटेशन वगैरह भेजते हैं, सामने वाले से डील करते हैं, वो फ्री में तो नहीं होता, उसके लिए जो पैसे लगते हैं। तो इन्होंने कहा ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी यदि एक बार ऑर्डर करें तो कितने रुपए लगते हैं। क्योंकि देखिए, आप एक बार कोटेशन दे के सारा सामान इकट्ठा उठा लेंगे तो पैसा एक बार लग के साइड हो जाएगा, लेकिन यदि आप 10-10 दिन में ऑर्डर देंगे तो सारा का सारा खर्चा दोबारा लगेगा ना। तो उस तरह से एक ऑर्डर पे कितने रुपए खर्च होते हैं वो यहाँ पर लिखा जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो डिवाइड करेंगे वो करेंगे कैरिंग कॉस्ट से। कैरिंग कॉस्ट मतलब जो सामान खरीद के लेकर आएंगे हम, उसको हमारे यहाँ पर रखने के लिए कितने पैसे हमें खर्च करने पड़ेंगे। ध्यान रखना, कैरी कॉस्ट पर यूनिट पर एनम निकाली जाती है, क्योंकि हमने रिक्वायरमेंट भी कैसे ली है, एनुअल। यदि हमने पूरे साल का डाटा लिया है तो हम कैरिंग कॉस्ट भी कैसे लेंगे, पर एनम लेंगे। पर यूनिट क्यों लेंगे, मैंने डेरिवेशन में आपको समझाया था। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, EOQ निकल कर आएगा, और इसका डेरिवेशन ऊपर दिया भी है। हम सीधे सवाल से समझते हैं इस चीज़ को। देखना जी, XYZ कंपनी क्या करती है, 500 डब्बे हर महीने बनाती है, तो साल के कितने डब्बे बनाती है, 6000 डब्बे। ठीक है जी। रॉ मटेरियल इज परचेज एट द रेट ऑफ 10 रुपये पर बॉक्स, यानी हमारे यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट डब्बे की पड़ने वाली है वो पड़ने वाली है 6000 × 10, यानी कि 60,000। ठीक है जी। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, इट्स ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹400 पर ऑर्डर, यानी जब हम सामान मंगाते हैं, यानी जो हमें 60,000 रुपये खर्च करने हैं। सवाल ये है कि ये एक बार में खर्च करें या टुकड़ों में, तो उन्होंने कहा एक बार फ़ोन करोगे तो 400 रुपये खर्च होंगे, और आप ध्यान रखना इसके अंदर वो इंश्योरेंस, फ्रीट वगैरह वो सब चीज़ें भी काउंट हो जाती हैं। ठीक है, यानी यहाँ तक कहाँ तक का खर्चा रखते हैं। हमने कहा सप्लायर से वेयर हाउस तक लगने वाला खर्चा क्या कहलाता है, ऑर्डर कॉस्ट। और हमारे यहाँ पर जो कैरिंग कॉस्ट होती है क्या है, वो होती है वेयर हाउस से प्रोडक्शन तक जाने में लगने वाला खर्चा। अब आप चाहे उसे गोडाउन का रेंट कहें, वेयर हाउस कीपर की सैलरी कहें, बस होगा ये कि वहाँ पर सेग्रीगेशन अलग अलग लेवल पर किया जाता है, यहाँ पर सेग्रीगेशन एक लेवल पर किया जाता है। काम एक ही है, कॉस्ट शीट पे कोई इफेक्ट नहीं है, ध्यान से समझिएगा। EOQ का मतलब ये बिल्कुल मत लीजिएगा कि कॉस्ट शीट पे कोई इसका इफेक्ट है। EOQ सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस का टूल है जो सिर्फ ये कैलकुलेट करता है कि सामान किस तरह से मंगाना है। ठीक है, आगे देखिए, इन्होंने कहा दूसरी कॉस्ट समझते हैं, वेयर हाउस वाली कॉस्ट। कह रहे इंटरेस्ट लगेगा 2% पर एनम पर, यानी कि हमें 60,000 रुपये का जो सामान है वो 2 रुपये ब्याज पर मिलेगा, यानी हम 60,000 रुपये मार्केट से उठाएंगे, 2 रुपये पर एनम का ब्याज लेंगे। ठीक है जी। गोडाउन का रेंट लगेगा 150 रुपये पर मंथ, साल का निकाल लेंगे। इंश्योरेंस लगेगा 3.6% प्रीमियम ऑन पॉलिसी ऑफ ₹1 लाख। कहना ये चाहते हैं, क्लास में मैंने आपको बताया था कि 60,000 का 3.6% हमें क्या देना है, इंश्योरेंस। लेकिन इन्होंने कहा है पॉलिसी कम से कम कितने की होगी, 1 लाख की। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख का 3.6% निकालेंगे, ना कि 60,000 का। हाँ, यदि इसकी वैल्यू 1,60,000 होती तो हम 1,60,000 का 3.6% हम निकालते। ठीक है। इसके अलावा वेस्टेज, थेफ्ट वगैरह का 1% निकाल लेते हैं, यानी कि ये भी क्या है, नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस भी हम क्या करेंगे, कंसिडर करके चलेंगे। देखिए जी, तो अभी तक हमें पता चला ये है 2, ये है 6000 डब्बे, ये है 400। हमें बस क्या चाहिए, कैरिंग कॉस्ट चाहिए। तो कैरिंग कॉस्ट देखिए कैसे निकालते हैं,
हमने कहा कंपटीशन ऑफ कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है जी। टोटल कॉस्ट ऑफ बॉक्स कितनी है, 60,000 रुपये, यानी जो वर्किंग करनी है वो कितने पे करनी है, 60,000 पर, ठीक है। हमने कहा इंटरेस्ट जो लगेगा वो कितनी लगेगा, 60,000 का 2%। सर 2%, ऊपर कितना था भाई, हाँ जी 2% ही था, सॉरी मुझे गलती से 12% याद आ रहा था। तो हम कर लेते हैं 60,000 का 2%, 1200 रुपये। इसी तरह से गोडाउन का रेंट है 1800 रुपये। इसी तरह से इंश्योरेंस है 3600 रुपये, और जो वेस्टेज है वो कितनी है, 600 रुपये। तो हमने कहा कि हमें टोटल साल भर में खर्चा करना पड़ता है 7200 रुपये, ठीक है। कितनी यूनिट पर खर्चा करना पड़ता है, 6000 यूनिट पर। तो हम कहते हैं कि हमारी कैरिंग कॉस्ट 1.2 रुपये आ रही है। तो हम इसे 1.2 से डिवाइड कर लेते हैं। और स्क्वायर रूट करके हमने आंसर निकाला कि हमें 2000 यूनिट मंगानी चाहिए। अब क्वेश्चन पता है इंस्टीट्यूट कैसे पूछता है, वो ईओक्यू नहीं पूछता, वो ईओक्यू तो साइड में पूछता है। पहले कहते हैं कि हम ना 2-2 हज़ार करके तो मंगा नहीं रहे ईओक्यू पे, तो वो कहेगा कि सपोज़ हम 5000 यूनिट करके मंगा रहे हैं, सपोज़ हमने 500-500 या 1000-1000 करके मंगा रखी है। तो आपसे पता है कि एक कंपैरिजन करवाया जाएगा। आपको क्या करना होगा, सेम यही पोजीशन में आपको दिखाना होगा कि भाई कैरिंग कॉस्ट, मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुकिए। तो हमें कितने कितने मंगानी चाहिए, 2000 यूनिट में मंगाना चाहिए ना जी, ठीक है। सपोज अभी कंपनी क्या कर रही है, वो कंपनी मंगा रही है 1000 यूनिट एक बार में, और हमें कितने मंगाने चाहिए, 2000 यूनिट, ठीक है। कहेंगे जी कंपैरिजन करके दिखाओ, तो हम कहेंगे परचेज की जो कॉस्ट है वो यहाँ पर भी 60,000 ही है, यहाँ पर भी 60,000 है, बस साथ में एक तो ऑर्डर की कॉस्ट लगती है, दूसरी लगती है कैरी करने की कॉस्ट, ठीक है। तो उससे पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ मंगानी चाहिए, नहीं मंगानी चाहिए। अब एक बात बताइए, आप 1000 करके मंगाएंगे तो आप कितने ऑर्डर लगाएंगे, 6000 डिवाइडेड बाय में 1000 यानी कि 6। और यदि आप 2-2 हज़ार करके मंगाएंगे तो आप कितने ऑर्डर लगाएंगे, 3। एक बार ऑर्डर करने की कॉस्ट कितनी आती है, 400 रुपये। तो 1000 करके मंगाएंगे तो ये 400 × 6 2400 रुपये लगेगी, जबकि ये कितनी लगेगी, 3 × 400 1200, ठीक है। और हमारे यहाँ पर जो कैरी कॉस्ट करनी होती है वो कैरी कॉस्ट कैसे लगती है, एवरेज स्टॉक पे लगती है इनटू कैरी कॉस्ट पर यूनिट। तो एक बात बताइए, एवरेज स्टॉक कितना रहेगा हमारे यहाँ पर, हम 1000 करके मंगाएंगे तो ओपनिंग रहेगा 1000 + 0 डिवाइडेड बाय में 2 पहले केस में, दूसरे में रहेगा 2000 + 0 डिवाइडेड बाय में 2, और इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 1.2 से, पर यूनिट से। तो एक बात बताइए ये कितना जाएगा, पहले केस में निकल कर आएगा जी 600 रुपये, और दूसरे में निकल कर आएगा 1200 रुपये। इससे एक बात और भी प्रूफ होती है कि ईओक्यू पर ऑर्डर कॉस्ट और कैरी कॉस्ट बराबर होता है। तो यदि हम इस तरह से सामान मंगाएं तो हमारे यहाँ पर 1000 करके मंगाएं तो ये लगता है 60,000 + 2400 + 600 यानी कि 63,000 रुपये, ठीक है जी। और ये लगेगा 62,400 रुपये। इस तरह से इंस्टीट्यूट क्या करता है, दो चीज़ों का कंपैरिजन करवाता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंस्टीट्यूट थोड़ा कॉम्प्लेक्स करेगा, वो यहाँ क्वांटिटी डिस्काउंट या छोटी मोटी चीज़ें और हमारे यहाँ पर एडलेस करवा देगा। इससे आपका एक 8 से 10 नंबर का अच्छा सा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, बस क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है। और टफ भी क्या, आप समझ ही रहे हैं, बस डाटा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। समरी नोट्स मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाए थे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर ईओक्यू का कॉन्सेप्ट है। स्टॉक लेवल सेटिंग मैंने करवाया ही नहीं है क्वेश्चन में, सॉरी क्लास में। तो भाई एक काम करेंगे, इसके लिए मैं फुल लेक्चर या तो रिकॉर्ड कर लूँगा विद नोट्स,
या फिर यदि सब कुछ सही हुआ और हम फेस टू फेस मिले, जो कि मुझे अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो एग्ज़ाम से पहले पहले मैं आपको पूरा का पूरा लेवल पूरा ये बताऊंगा ज़रूर, ठीक है। ABC एनालिसिस मैंने आपको बुक से करवा दिया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये तो एक क्लासिफिकेशन है, इसमें तो सिर्फ रेशियो निकाल कर आना होता है, कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज़ें होती नहीं है। फिर भी एक बार तो आपको रिवाइज करना ही होगा। तो हम क्या करते हैं, हम सीधा सीधा शुरू करते हैं। हमारे यहाँ का जो टॉपिक है वो है प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड, कि जो स्टॉक वाले बंदे हैं वो किस तरह से सामान देते हैं, ठीक है जी। प्राइसिंग जानने के लिए हमारे पास में 3 मेथड हैं, एक फीफो है, लीफो है, वेटेड एवरेज है। याद कीजिए, फीफो मेथड यानी जो पहले आएगा पहले जाएगा, लीफो जो पहले आएगा वो सबसे लास्ट में जाएगा, वेटेड एवरेज कब लगता था, जब ब्लेंडिंग हो जाती थी। मैंने कुछ बातें आपको लिखवाई थी, क्या आपको याद है कि जब ब्लेंडिंग हो जाए यानी जो चीज़ों को मिक्स कर दिया जाए और उनको सेपरेट करना पॉसिबल ना हो, मैंने शायद पेट्रोल का एग्जांपल दिया था आपको, तो वहाँ पर क्या लगाया जाता है, वेटेड एवरेज प्राइस का फॉर्मूला लगाया जाता है। हाँ जी, देखिए, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे एंड में आया वो सबसे पहले जाएगा, यानी ये लगता है फैशन वाले गुड्स पर। मतलब डिफो मतलब जो पहले आया है वो पहले जाएगा। ऐसा कब होता है, जब हमारे यहाँ पर पेरिशेबल गुड्स हों, ठीक बात है। और हमने आपको लास्ट में एक एग्जांपल समझाया था, याद कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, होता क्या है, हमें एक स्टोर लेजर अकाउंट बनाना होता है, उसमें कुछ नहीं करना है, ये कोई अकाउंट्स नहीं है, जस्ट एक मैनेजरियल टूल है। ये बताते हैं कि भाई कितना सामान आया, कितना सामान गया, कितना सामान पड़ा है। अब सपोज मेरे पास में 100 यूनिट आए, ठीक है, मैं भाव की बात नहीं कर रहा एक बार, और एक बार मान लो आए 200, तो हम कहेंगे 100 ये पड़े हैं और बाद में आए 200, तो मेरे पास में 300 यूनिट पड़े हैं भाई, इस तरह से। अब कोई मुझसे सामान मांगने आए, सपोज कोई बंदा कहता है कि आपको क्या लगाना है, फीफो लगाना है। अरे वेट ए मिनट भाई, हाँ जी, सपोज एक बार मेरे पास में आया 100, मैंने किसी को कुछ नहीं दिया, 100 ही मेरे पास बचा हुआ है। उसके बाद में 200 आया, हमने इशू नहीं किया और हमारे पास में बचा हुआ है 300। अब कोई कहता है कि सर फीफो लगा दो और हमें चाहिए 50 यूनिट, तो एक बात बताओ 50 यूनिट कहाँ से दिए जाएंगे, इस 100 से। तो हम क्या कहेंगे, 50 यूनिट देने के बाद में हमारे पास में कितने यूनिट पड़े हैं, 50 + 200। और यदि कोई हमसे कहे कि सर आप लीफो लगा दो और 50 यूनिट निकाल के दे दो, तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास में पड़े हैं 100 and 150 यूनिट्स, ठीक है जी। और यदि कोई हमसे कहे कि आप वेटेड एवरेज लगा दीजिए, तो हम कहेंगे हमारे यहाँ पर कुछ अलग अलग है ही नहीं, ना 100 है ना 200 है। हम क्या कहेंगे, 300 में से 50 चले गए, कितने बचे, 250। अब 50 ये दोगे तो प्राइस भी वही दोगे ना जो 100 के भाव पर आया था। और यदि आपने लीफो लगाया है तो भाव कौन सा रहेगा, 200 यूनिट का, और वेटेड एवरेज लगाओगे तो दोनों के भाव को जोड़ के दोनों की क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, जो भाव निकल कर आएगा वो हम कर लेंगे। सर ये तो था इशू का, लेकिन यदि रिटर्न करने की बात हो तो फीफो लिफो में तो दिक्कत है ही नहीं, जोन सा सामान जहाँ से आया वहीं से उसी भाव पे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। वेटेड एवरेज में होगा क्या, सर रिटर्न करने में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ब्लेंडिंग हो गई है। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते, जिस भाव पर आया होता है उसी भाव पर एंट्री चढ़ा देते हैं, आखिरी में वेटेड एवरेज को दोबारा से रिवैल्यू कर लेते हैं, और इस तरह से हमारे यहाँ पर स्टोर लेजर अकाउंट बनता है, जो कि आपने क्लास के अंदर बनाया। इसीलिए मैं इसे दोबारा कवर नहीं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताइएगा। और ये हमारे यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा मटेरियल का टॉपिक।
ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।